तो जब इतनी माने 400 मिलियन की आपकी जनजी पॉपुलेशन है, 400 प्लस मिलियन की, तो आप इतनी बड़ी जनसंख्या से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। आप उनकी भाषा ही नहीं समझना चाहते, आप उनका दर्द नहीं समझना चाहते। मैं नहीं कह रहा कि गाली दी है वो उसको मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आप क्या करेंगे, उन बच्चों में ईडी भेज देंगे, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कितनों के आप ईडी भेजेंगे, कितनों का इनकम टैक्स भेजेंगे, कितनों का कर लेंगे। सबके अपने गुस्से हैं, सबकी अपनी चिंताएं हैं। 20 लोग आपके नीट में मर गए, मैं नहीं कहता पहले नहीं मरे होंगे, अरे मरे होंगे, जब गुस्सा हो रहा है तब तो एड्रेस करेंगे हम। दोस्तों नमस्कार, मैं अफसर अहमद हूं और आज हम की बात में चर्चा करेंगे 20 जुलाई को हुए उस प्रदर्शन की, उसके बाद जो सरकार से सीजेपी का विवाद हुआ उस पर। और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और डिफेंस मामलों के जबरदस्त एक्सपर्ट और हमारे पुराने बॉस प्रबल जी। प्रबल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मामला अभी निपटा नहीं है और सरकार खास तौर से 20 जुलाई को जो उसने कार्रवाई की थी उसको लेकर बैकफुट पर है। अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं और विपक्ष बहुत एग्रेसिव है। आप क्या मानते हैं, क्या 12 साल बाद गृह मंत्री एक तरह से फंस गए हैं पहली बार? देखिए अफसर, इस पर टिप्पणी करने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा आंदोलन का मकसद क्या है। इस आंदोलन के 2-3 बहुत अहम पहलू हैं। सबसे बड़ा ये है कि ये इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, ठीक है। अभिजीत दीपके ने एक कॉल दी, उसके बाद वांगचुक जुड़ गए, लेकिन ये इसमें जो था स्पॉन्टेनियस लोग आए और वो बच्चे हैं, जिसे आप जेनजी कह लें या जो भी कह लें, तमाम तरह के लोग, और हर आदमी ने इस कॉज से अपने को आइडेंटिफाई, उनके अपने मुद्दे थे, उनकी अपने चिंताएं थी, लेकिन सबने रिलेट किया। और सरकार की तरफ से सबसे बड़ी चूक हो गई कि उनको लगा कि भाई हम जो सरकार का रवैया भी रहा है कि संवाद नहीं करना है, ये सरकार लास्ट मिनट तक आपको टेस्ट करती है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा और तमाम तरह की उस तरह की बातें, तो शुरुआत में आपको इनको लगता है कि क्या बात करना, क्यों बात करना, ये थक जाएंगे और ये पीछे हट जाएंगे। उसी तरह का कुछ उनके अप्रोच में गलती हुई और उस गलती का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। ये आंदोलन पूरी तरह से, अगर इसका दूसरा पहलू देखें, यह आंदोलन उन प्रचार के उन माध्यमों पे नहीं था जिन पे सरकार या तमाम जुड़े हुए ओपिनियन मेकर्स हैं। ये इंस्टाग्राम पे था, जहां सरकार नहीं के बराबर थी। सरकार टीवी पे थी, ट्विटर पे थी। ये जो बच्चे थे, ये जो आंदोलनकारी थे, ये इंस्टाग्राम पे थे, ये फेसबुक पे थे, और जहां सरकार का नहीं था, तो शायद उनसे समझने में गलती हुई और उस गलती का खमियाजा भुगता। ये तो 2 बातें हैं उस आंदोलन की। तीसरा ये है कि जब तक आप देखिए प्रजातंत्र में हैं, संवाद आपको करना पड़ेगा, और संवादहीनता ही आज इस स्थिति में ला दी है कि सरकार बैकफुट पे है। आज एक प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है और आप देखिए जेनजी के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब उनका गुस्सा नहीं शांत हुआ है। उनकी जो तात्कालिक जो डिमांड थी, उस डिमांड में वो मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शिक्षा मंत्री का एफआईआर हटने की बात हो गई और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन जो एंगर है, वो गुस्सा है, वो गुस्सा पूरी व्यवस्था से है। वो गुस्सा भी ना कहीं उनके जहन में है। अब वो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि बैकफुट पे, पहली बार ये सरकार बैकफुट पे, इससे पहले भी किसान आंदोलन में भी काफी लंबा चला और सरकार को बाकी वो बिल हटाने पड़े, वापस लेना पड़ा था। और दूसरी बार है यहाँ कम समय में ही 20-22-24 दिन में ही सरकार को एहसास हो गया कि जेनजी जो है इसके कम्युनिकेशन का तरीका बहुत तेज है। जब तक हम सोचते हैं तब तक ये आगे पता नहीं। और दूसरा, तमाम जो समाज के हर वो तबका जो किसी भी तरह से जिसके अपने मुद्दे थे, जिसके अपने मसालात थे, जिसको लगता था कि हमको इससे दुख है, हमको इससे कष्ट है, सरकार की इस बात से हमको नाराजगी है, ये तो वो सब धीरे धीरे इसमें जुड़ने लगे और सरकार को। रही बात आपने गृह मंत्री की पूछा, जाहिर तौर पे देखिए दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इतना बड़ी कार्रवाई हुई, मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब मैं देखा, क्योंकि मैं था नहीं दिल्ली में उस समय जिस दिन ये हुआ। तो जब मैं वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। 16-17 साल के बच्चों को आप लाठी मार रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि संसद के आसपास वो नो मैंस
लैंड है, वहां कोई भी जाएगा, वहां गोली तक चलाने का सुरक्षा बलों को अधिकार है कि वो मार सकते हैं आपको, जी क्योंकि वो नो मैन्स लैंड की तरह है, हाई सिक्योर जोन। ये सारी बातें मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो बच्चे या प्रोटेस्टर्स जिन्हें जी आप कह लें, छोटे अबोध जी 18 साल 16 साल से लेके 18-20 साल के बच्चे, अगर वो जा रहे थे तो नौबत ही क्यों आई? क्यों नहीं आपने पहले डायलॉग करके उनको खत्म कर दिया? इस पूरे डायलॉग जी में पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के पहले जाएं और उसके बाद जाएं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब हुआ? जब पुलिसिया कार्रवाई हो गई है, उस पुलिसिया जी कार्रवाई के बाद इनको करना पड़ा। दूसरा, जी जो आदमी दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जिसने इस लाठीचार्ज के 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला, ये प्योर गृह जी मंत्रालय का ही फैसला है, और नया कमिश्नर दिल्ली पुलिस का लाए और इतना बड़ा एक्शन हुआ, वो कहीं है ही नहीं। तो 2 ही वजह जी हो सकती है कि जी चूँकि गुस्सा सबका सरकार से, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से था, तो शायद सरकार को लगता होगा जी कि हम गृह मंत्री को क्यों सामने लाएँ। लेकिन देखिए, जवाबदेही तो बनेगी कहीं न कहीं अफ़सर। जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी, सर आप बड़ा ज़बरदस्त इन सब चीज़ों पर नज़र रखते रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में आपको लगता है कि अमित शाह को कुछ नंबर, अच्छे नंबर दिए जाने चाहिए? लॉरेंस बिश्नोई का मामला है, आपके किसान आंदोलन का मिसमैनेजमेंट है, इन बच्चों के मामले में मिसमैनेजमेंट है, मणिपुर का मिसमैनेजमेंट है। तो मतलब इन सब चीज़ों के बीच में आपको लगता है कि अमित शाह कोई बहुत बेस्ट कर पाए या अफसरों के भरोसे रहे? देखिए, लेकिन अगर मैं नक्सल की बात करूँ, तो क्रेडिट तो उनको मिलता ही है कि नक्सलवाद की जो समस्या, जो आपके 5-7 राज्यों में बहुत जकड़ें जमाई हुई थी, अपनी जड़ें बहुत जी मजबूत थी, और ये तो क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने वो जी एक लीडरशिप दी फोर्सेस को और कहा कि इसको आप खत्म कर दें। क्योंकि मैं ये मानता जी हूँ कि आर्म स्ट्रगल जो है, शस्त्र विद्रोह राज्य के खिलाफ, जी मैं उसका एकदम समर्थन नहीं करता, चाहे वो नक्सल हो, चाहे कोई हो, और इसीलिए सरकार को वो जी उठाने, तो वो क्रेडिट तो नमित शाह को जाती है। रही बात एक फेल्योर, देखिए, आप उनको इंडिविजुअल आइसोलेट मत करके देखिए, ये पूरी जी सरकार की प्रॉब्लम है कि जब भी कोई जी समस्या हो जाती है, सरकार को लगता है कि हम इसको टाल दें, समय खत्म हो जाएगा, अपने आप ये कम खत्म हो जाएगी समस्या। आपने उसको जी किसान आंदोलन में देखा, नॉर्थ ईस्ट आप देख जी लीजिए, वो लड़ाई हो रही है, इतने लोग मारे गए, हथियार लूटे गए, आप पुलिस अफसर जी बदल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो दोनों गुट हैं, वैरिंग फैक्शंस हैं वहाँ, हम दोनों को जी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, दोनों ही मेरे अपने हैं। तो हो सकता है इनकी ये जी सोच रही होगी, लेकिन उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ के जी प्रशासनिक तंत्र को, वहाँ की जनता को। तो ये बात आपका कहना कि अमित शाह को क्रेडिट दी जाए ना दी जाए, नक्सल पे उनकी क्रेडिट है, दिल्ली पुलिस उनकी दिल्ली बच्चों के आंदोलन पे लाठी चलना उनका फेल्योर है पूरी तरीके से। और जी मैं नहीं मानता कि एक समझदार उनके जैसा समझदार आदमी और उस पद पे बैठा हुआ इस तरह के चूक होगी कि पुलिस के जवान और आरएएफ के लोग पैलेट गन माने, और दूसरा पैलेट गन का इस्तेमाल करना, उसको छुपाना, ठीक है, शॉटगन का इस्तेमाल करना, छुपाना, बच्चों को ग्रोप करना, पुलिस वालों को थप्पड़ मारना लड़कियों को, तो ये सारी, और कार्रवाई न होना। सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई न होना। आप बिहार में भी जो उस तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसमें एसटीएफ का जवान परसों जी अरेस्ट हो गया, जिसने जी जी गोली मारी थी, जी उसको गिरफ्तार जी कर लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा आप गिरफ्तार कीजिए, मैं जान रहा हूँ पार्लियामेंट को की तरफ बढ़ रहे थे और आपको फोर्स, तो वो नौबत ही क्यों आई? तो ये सबसे बड़ा जी फेल्योर है, क्योंकि ये देखिए पूरी तरह से नॉन वायलेंट एजिटेशन था या हिंसक जी आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं थी। जो पत्थर पड़े जी हैं, जो लगाए हैं, जी मैं मानता हूं कि कुछ एलिमेंट कर दिए होंगे, जी लेकिन बाय एंड लार्ज ये मूवमेंट जो था, ये अहिंसक जी आंदोलन था। और अहिंसक जी आंदोलन से निपटने के लिए जिस तरह के फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होता है। आप पैलेट गन कह रहे हैं, जी जर्नलिस्ट इंजर्ड हुआ है, एक की रोशनी चली गई, एक लड़की को लगी है चोट, डिस्चार्ज हुई है, वो झारखंड की है। आप पैलेट गन का जी जब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा था, तो कितना हो हल्ला जी हुआ था। 1900 जी 2010 से लेके ऑनवर्ड्स कितना शोर शराबा हुआ, और यहाँ तक हुआ वहाँ कि हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया और बाकायदा कहा गया भाई पैलेट गन का मस्त इस्तेमाल कीजिए, रोशनी चली गई प्रोटेस्टर्स की, कंपनसेशन देना पड़ा सरकारों को।
तो वो वहां जी, तो चलिए आपको ये खतरा भी था कि प्रोटेस्ट की आड़ में जी, एंटी नेशनल एलिमेंट चले आएंगे, आतंकवादी चले आएंगे और कुछ बम मार देंगे, ग्रेनेड मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये खतरा वहां जी, हमेशा रहता है क्योंकि हालात वहां के वैसे हैं। जी, जी, यहाँ दिल्ली में क्या खतरा था इससे? तो यहाँ पे अगर आप कहें तो मैं मानता हूँ गृह मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से निभाना चाहिए था वो नहीं निभा पाए। और जी, ये जो दलील दी जा रही जी, है कि मजिस्ट्रेट के कहने पे, भाई हमारा कमिश्नरेट सिस्टम है, कमिश्नरेट सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास ही बाय लार्ज होता है। तो आपकी जी, पुलिस डायरेक्ट आपको रिपोर्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि फोर्स की जरूरत थी और वो नौबत आनी चाहिए थी, वहीं बातचीत कर लेते, एक जी, डेलीगेशन जाता। मुझे कभी कभी सरकार जी, के रवैये पे भी बड़ी चिंता होती है अफसर, कि किस तरह से सोचते जी, हैं। अरे जेन जी के लड़के हैं, यूथ लड़के हैं, बात करने आपके पास तमाम तमाम जवान सांसद हैं, 25 से लेके 30-32 जी, साल के महिलाएं वे सांसद हैं, पुरुष सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जी, बोल लेते हैं, हिंदी कई दुभाषी हैं। आप उनको भेजते हो, बात करते हो, वो उनकी भाषा तो समझते, उनकी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन तो जी, समझते, उनका दर्द तो समझते। आप तय कहिए जी, तो ऐसे आदमी को जो मेरी कोई किसी के बारे में निजी राय नहीं है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था और शायद हम इस नौबत में। जी, तो आपका ये वाजिब है सवाल कि मणिपुर हो या दिल्ली की बात हो, ये दो मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से चूक हुई है और वो चूक जी, ऐसी है जिसकी भरपाई करना शायद इनके लिए मुश्किल होगा। और जी, जहां तक नक्सल की बात है तो अमित शाह को क्रेडिट मिलना चाहिए उसका। जी। सर मैं सवाल पूछूँगा, स्पेसिफिक सवाल पूछूँगा कि देखिए सवाल अब एक दिन में नहीं जमा हुए, ये सारे 10-12 साल में जमा हुए और 31 मई 2019 से अमित शाह गृह मंत्री बने। तब से तो उनके खाते में सफलताएँ हैं, तो असफलताएँ भी उनके खाते में जाएँगी। एक तो मेरा सवाल ये है कि इसी जुलाई में जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तो अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकायदा एक आदमी का नाम लिया गया, लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है और वो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह एक आपराधिक नेटवर्क तैयार करता है जिससे अमेरिकन डरे हुए हैं। सर ये बड़ा लैप्स नहीं मानते आपके? ये सब आप ही के अंदर में है, जेल के अंदर ये सब एक्टिविटी हो गई, आप चार्जशीट में बता रहे हो कि इसका बड़ा नेटवर्क है, तो ये फैल कैसे रहा? देखिए, 2 बातें अफसर आपने जो सवाल कहा वो सवाल बहुत ही रेलेवेंट है और कहीं न कहीं वो इनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। लॉरेंस बिश्नोई जी, एक अपराधी है, एक्सटॉर्शन करता था, पैसे लेता था, गोली मारता था और आपने उसको गुजरात जेल में रखा। और यहाँ तक कर दिया था, इसी गृह मंत्रालय की तरफ से था कि कोई दूसरे राज्य की पुलिस अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग और उसका नाम आता है, कहीं एफआईआर दर्ज होती है, तो वो लॉरेंस बिश्नोई को इंट्रोगेट नहीं कर पाएंगे। यहां तक आपकी तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ। तो इसलिए गुजरात की जेल, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा ना कि वो आपके संरक्षण में है, आप उसको कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं। तो ऐसा कौन सा राज है उसके पास जो कि आप नहीं चाहते कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस उसको इंट्रोगेट करे किसी भी मामले में, और वो ऐसा राज आप बाहर आ जाएगा। तो इससे तो बू आती है कि कहीं ना आपका जो रवैया बिश्नोई को है लेके जा, उसको प्रोटेक्शन को लेके है। हो सकता है आप उसको स्टेट क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मैं नहीं जानता, मेरे पास जानकारी नहीं है। हो सकता है आप इस्तेमाल भी कर रहे हो उसके नेटवर्क का तमाम भारत विरोधी लोगों को खत्म करने, या जो भी हो, मेरे को वो पक्की जानकारी नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये सवाल तो आप पे उठेगा और ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका की जो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जब वो क्रैकडाउन करती हैं, तो उनको लगता है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई और तमाम इससे जुड़े लोग जो हैं, ये लोग नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ जेल से बैठ के और हिंदुस्तान की जेल से। तो ये आपके ऊपर रिफ्लेक्शन तो है कि इतना बड़ा मामला अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया गया, और वो भी एक ऐसे अपराधी के लिए जो कि गुजरात की जेल में पड़ा हुआ है, एक ऐसा अपराधी जिसको कि कोई दूसरे राज्य की पुलिस बिना इसको इंट्रोगेट नहीं कर सकती, बिना एमएचए के परमिशन से। तो इससे तो आप पे सवाल उठेंगे ना, और ये कहीं ना कहीं आपकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। मुझे नहीं लगता मैं पत्रकारिता में 34-35 साल रहा और मेरे 36 साल मेरे याददाश्त में ऐसा कोई मामला आया होगा जिसमें इस तरह की बात हुई हो कि आपके प्रोटेक्शन में बैठा खासतौर से जेल में बैठा आदमी किसी दूसरे की, और वो भी अमेरिका जैसी सिक्योरिटी एजेंसी उस पर सवाल उठाती हैं और उस आदमी के बारे में कहा जाता है कोई राज्य की पुलिस उससे इंटरवेट नहीं कर सकती। तो ये तो आपकी कार्यप्रणाली पे पूरा रिफ्लेक्शन है और इसका जवाब तो इनको आज निकल देना सर पड़ेगा।
सर एक सवाल और है, बड़ा गंभीर सवाल है, क्या वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। देखिए 2000 जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो 2021 से लेके 2025 तक 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई 2021 में, जो बढ़ के 2024 में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई, और 2025 में भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। लाखों लोगों के साथ ठगी हुई, लाखों एफआईआर दर्ज हुई। हम अभी तक वो सिस्टम क्यों नहीं बना पाए? फिर वही सवाल है, फिर वही पहुंच रहा है गृह मंत्रालय कि जी। देखिए अफसर, ये देखिए, जहां तक आप साइबर ठगी की बात करते हैं ना, तो ये एक नया किस्म का अपराध है जो शुरुआत जिसकी हुई पिछले 10-12-15 सालों में, और धीरे धीरे वो बड़ा शख्स ले लिया। आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि अब आपकी सीमाओं के अंदर से नहीं हो रहा है ना। कोई बैठा हुआ, अब आपने देखा होगा तमाम ऐसे कॉल सेंटर, यहाँ की पुलिस ने, मुझे नोएडा का याद है, लखनऊ का याद है, और हैदराबाद, तमाम बम्बई, मुंबई कि ऐसे ऐसे कॉल सेंटर चल रहे थे जो अमेरिका के लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे यहाँ बैठ के। तो वो अच्छा, दूसरा क्या है कि ये आसान भी है ना साइबर फ्रॉड करना। ये तो ह्यूमन कमजोरी का एक है। अभी आपको एक फोन आ जाए, दिल्ली में मेरे को एक फोन आया कि मैं हरियाणा एसटीएफ से बोल रहा हूँ, आपकी एक कॉल आई हुई है। मैंने दुनिया सारी उम्र बिता दी इन लोगों में, तो मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा, मैंने भी उससे झूठ बोला। मैंने कहा जी आप बोल रहे हो एसटीएफ से, तो मैं भी एक एसटीएफ का ही आदमी हूँ, आप बताओ कहाँ। तो वो गालियां देने लगा। तो मैंने कहा यार देखो ये सब हमसे मत करो, मैं ब्लॉक कर दिया। लेकिन हर आदमी समझ नहीं है, अगर उसको कोई पुलिस वाला बन के फोन कर देगा कि आपका बच्चा जी पकड़ा गया है, और तो डर जाएगा कि आप बच्चा स्कूल में आ रहा था, फिर तो उस तरह की बातें। दूसरा कि इग्नोरेंस भी है, अज्ञानता भी है। लोग किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, किसी भी फाइल को खोल लेते हैं, किसी उसको, इसीलिए तमाम तरह से बैंक हैं, देखिए रोज आपको कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ से फोन करके आपसे, जैसे एसबीआई है, तमाम बैंक कह रहे हैं कि भाई हम लोग फोन करके आपसे डेटा डिटेल नहीं मांगते, हमें जो होगा मेरे तो ये कहीं ना, ये तो इस वक्त लगेगा क्योंकि चुनौती नहीं है, तो वक्त लगेगा, लेकिन एक सिस्टम बनेगा। और धीरे धीरे जब वो देखिए, वो लोग ही जब धीरे 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 होशियार हो। अब आप इसका क्या करेंगे कि नोएडा में बैठा हुआ एक ब्रिगेडियर और एक मेजर जनरल ठगी का शिकार हो जाता है, चंडीगढ़ में बैठा इतना पढ़ा लिखा आदमी भी अगर हो जा रहा है, तो जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है और जिसको इतना ज्ञान नहीं है, जो इतना टेक्स हैवी नहीं है, जो इतना, वो तो वो गलेबल है ही है वो तो उसका। तो ये एक सिस्टम लगेगा, समय लगेगा धीरे धीरे। और जब हमें लगता है कि अवेयरनेस जब लोगों में ज्यादा हो जाएगी ना, तो वो धीरे 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 करेगा। और जानते हैं अपराधी तो हमेशा नया तरीका खोजता ही अपराध करने का। आज आप यहाँ पुलिस खड़ी कर दोगे तो नाले से चलाएगा, इधर से तो क्रिमिनल तो हमेशा वो कोशिश करता है कि हम नए तरीके से करें। तो ये भी जो किया है, इसमें बहुत से रिकवरीज भी हुई हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत से रिकवरीज हुई हैं, लेकिन वॉल्यूम आपका ज्यादा, आप बता रहे वॉल्यूम बहुत बड़ा है साइबर ठगी का। टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता। अवेयरनेस जब होगी, जब ज्यादा, तो जब आप बताइए कॉल सेंटर अमेरिका जिसे कहा जाता है, वहां के लोग जब शिकार हो जाते हैं दिल्ली के कॉल सेंटर के, तो अब यहाँ के लोगों की क्या ही बात की जाए जो बेचारे उतने नहीं समझदार। तो वक्त लगेगा, ये भी एड्रेस हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है कि सरकार सालों बाद बैकफुट पर है, मझधार में है, संसद में दो बड़े लोग आ नहीं रहे हैं और रोज घेराबंदी होती है। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को आप किस नज़र से देखते हैं? आपको लगता है कि सरकार जो प्लान किया है इस सत्र में कि आपका वन नेशन वन इलेक्शन है, या और भी बाकी सारी चीजें लाने की प्लानिंग है, आपका परिसीमन बिल की बातचीत हो रही है, आपको लगता है कि वो सारी चीजें सरकार कर पाएगी या अब इस सत्र में नहीं होगा? देखिए, आपके सवाल दो हैं। पहला सवाल है कि इस सरकार इस समय एक संकट में लगती है, तो बिल्कुल जाहिर तौर पे पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बैकफुट पर है कॉकरोच या इन बच्चों के आंदोलन को लेके। और बैकफुट पर वजह ये है कि आपने इस सरकार में की सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है वो संवादहीनता। यह सरकार संवाद करना ही नहीं जाती, चाहे वो आपको लगता है कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी है, हालांकि 2024 में तो कम हो गई थी, 240 अपने दम पे आए थे, एलाइज विलाइज मिला के फिर आप कर दिए हो, उधर तृणमूल के एक नया पार्टी एनसीपीसीआई पता नहीं क्या क्या करके आपको लग गया कि हमारे मेजॉरिटी। तो 14-19 में तो आपके पास थी मेजॉरिटी, तो आपको लगता है कि जब हमारे पास बहुमत है तो हमें बात करने की क्या किसी से जरूरत। और वही जो आपकी सोच है वो आपके लिए मुश्किल कर गई है। तो इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती आप देखिएगा, इसीलिए धीरे धीरे विपक्ष अग्रेसिव हो रहा है। और वो
देखिए नंबर तो इनके पास हैं, ये आज नहीं कल पास भी करा लेंगे, विपक्ष रहे ना रहे, हाउस कर लेंगे, निकाल देंगे, वो उसके तमाम तरीके हैं, स्पीकर बाहर कर देगा ऐसा पास में जैसे इन्होंने किया है, तो वो तो करा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सरकार की है कि सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं भी डेटा पढ़ रहा था, हमारे यहाँ जिंजी पॉपुलेशन जो कहते हैं युवा की है, वो करीब 40 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 40 करोड़ की हमारे पास जिंजी पॉपुलेशन है, और इसमें से कुछ तो वोटर हैं, 30% या 40% अभी वोटर हैं, और लोग कहते हैं कि आने वाले 2029 तक बाकी ये सब भी वोटर हो जाएंगे। तो जब इतनी माने 400 मिलियन की आपकी जिंजी पॉपुलेशन है, 400 प्लस मिलियन की, तो आप इतनी बड़ी जनसंख्या से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी भाषा ही नहीं समझना चाहते, आप उनका दर्द नहीं समझना चाहते। मैं नहीं कह रहा कि गाली दी है वो उसको मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो एक माइनर है ना। आप सोचो, मैं उसकी मुझे नहीं पता उसकी एज क्या है, दो तरह के वर्जन आ रहे हैं, पुलिस कहती है 25 साल है, वो कहती है 16 साल की है, ठीक है। तो माइनर हुई ना वो लड़की जो नोएडा की है। आप 25 साल की एफआईआर आप लिख देते हो, एफआईआर हो गई, मान लीजिए कल को आप अरेस्ट कर लो और उसको 10 दिन रखा, उसके बाद जी वो उसका वकील देगा दलील कि साहब नहीं ये तो माइनर है, तो आप सुनते सुनवाई 15 दिन बीतेगा, फिर कोर्ट कहेगा अरे माइनर है, फिर पुलिस से कहेगा अरे छोड़िए इसको, तो आपने तो 15 दिन उसको रख के जो भी करना है कर लिया आपने। एक माइनर लड़की है, एफआईआर कैसे आपने कर दी? क्या ये सरकार उन पुलिस वालों के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करेगी जिन्होंने माइनर बच्ची को मेजर बना के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया? ये गिरफ्तार नहीं हो रहे, नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो सवाल ये समाधीनता का एक सबसे बड़ा लक्षण है। आप बात ही नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आप क्या करेंगे, उन बच्चों में ईडी भेज देंगे, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कितनों के आप ईडी भेजेंगे, कितनों के इनकम टैक्स भेजेंगे, कितनों का कर लेंगे? सबके अपने गुस्से हैं, सबकी अपनी चिंताएं हैं। 20 लोग आपके नीट में मर गए, मैं नहीं कहता पहले नहीं मरे होंगे, अरे मरे होंगे, जब गुस्सा हो रहा है तब तो एड्रेस करेंगे हम। तो आप बात ही नहीं करना चाहते, आप बात नहीं करेंगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा भाई। आप उन्हीं लोगों को देख, सबसे मैं किसी से कह रहा था तो हंसने लगे, मैंने कहा देखिए सरकार की सबसे बड़ी जो विफलता मुझे दिखी वो ये थी कि ये सरकार टीवी पे तो यही दिखते हैं, अखबारों में भी यही दिखते हैं, तो ये लोग टीवी अखबार देखते थे जब जिंजी का मूवमेंट चल रहा था, इनको लगता था जो दिखाया जा रहा है यही सही है, ठीक है। इनको ये पता ही नहीं कि जो विरोध आपका कर रहा है वो इंस्टाग्राम पे है जहां आप हो ही नहीं। तो ये संवादहीनता ही तो है। एक सरकार को अगर ये नहीं पता है कि हमारे खिलाफ एक बड़ा तबका जो विरोध कर रहा है, वो तबका अपनी बात अपना एक्सप्रेस जिस माध्यम से कर रहा है उस माध्यम के बारे में आपकी जानकारी ही नहीं है, और जब जानकारी हुई तो फिर रात के 12:05 पे प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो आता है उस पर। तो ये विफलता का इससे बड़ा, ये वैसे ही कुछ होगा। आपको निर्भया वाला केस याद होगा कि जब बच्चे घुस गए, तो मुझे आज भी याद है, बहुत बड़े अधिकारी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने मुझको फोन किया, बोले क्या समझते हैं प्रबल आप? मैंने कहा देखिए बच्चे हैं, गुस्सा है, डंडा मत चलाना, अगर डंडा चल गया तो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे आप। तो वो मेरी बात नहीं माने, ये लड़के नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच गए थे, ये प्रोटेस्टर्स जो थे निर्भया वाले, नॉर्थ ब्लॉक जिसे जहां पे हमारा गृह मंत्रालय का दफ्तर है वहां के आसपास चले गए थे। तो वो अधिकारी खुद निकले, बहुत सीनियर आदमी थे, नाम लेना उनकी उचित नहीं है, और जब उन्होंने अपनी आंख से देखा तो हतप्रत हो गए कि यार हमको तो ये पता ही, मुझे तो चेहरा देख के लग रहा है कि यार बच्चों की गजब रिएक्शन है और बड़ा नेचुरल है। तो क्या हमको इल्म तो था, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे बात की, मेरी तरह तमाम लोगों से उन्होंने बात की होगी, तो उनको एक समाज का एक फीडबैक मिल गया कि नहीं भाई ये है, और वही हुआ। आप देखिए उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो उन बच्चों को धीरे धीरे गुलाब दे रहे थे और तमाम करके मामला डिफ्यूज कर दिया गया रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे। आपको यहाँ पता ही नहीं है, क्योंकि आप बात ही नहीं करते ना। आप बात किनसे करेंगे? जो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। आप बात भी उन पत्रकार से करेंगे जो दिन भर आपका एजेंडा चला रहे हैं। तो आपको सही बात कौन बताएगा? अगर अफसर मेरे संपादक हों और वो एक अखबार चला रहे हों और मैं रोज उनका सबसे बढ़िया रिपोर्टर हूं और रोज अफसर से बोलूं गजब है साहब, वाह क्या चल रहा है अखबार, ये वो आप तो बाकी दूसरे से आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपके अखबार में गलतियां क्या हैं, आपकी स्टोरी में गड़बड़ क्या है, आपका लेआउट क्या खराब है, आपको नहीं पता लगेगा। वही सरकार के साथ हुआ, और जब नहीं हुआ अब चीजें हाथ से फिसल रही हैं, अब उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अब आप एफआईआर कर रहे हो, घर घर पुलिस भेज रहे हो उनके, और आपके तमाम जो
सो कॉल्ड आपके सपोर्टर्स हैं, उनको आप वो आप खड़े होके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको गालियां दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे नुकसान ही होगा आपका। यही बात होती है, आप एक बना देते, आप बात कर लेते, भाई बच्चों से बात कर लें, ग्रुप्स बना लीजिए, क्योंकि ये कोई बेचारे डंडा लाठी लेके तो आ नहीं रहे हैं, एक मोबाइल फोन हाथ में है, वो भी उनके माँ बाप चार्ज कराते होंगे, रिचार्ज कराते होंगे, हैं, शाम तक खत्म हो जाता होगा, बैटरी चार्ज किए और पेटीएम से पैसा देने वाले बच्चे हैं जिनके, और अगर आप उनके से भी नहीं बात करेंगे, और जो कि आपकी एक वोट देने वाली तादाद का एक बड़ा हिस्सा है, बड़े तो आप किससे बात करेंगे भाई? फिर आपको कौन समझाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है? आपको लगता है आप टाल दो, आपको लगता है पेंटेशनल कह दो, आप सोचिए, खबरें आप प्लांट कर रहा है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि कई हैंडल हैं पाकिस्तान से वो कर रहे हैं, और लग रहा है बू है, ये है, तमाम तरह की खबरें आ रही थी। आपका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं कि इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। मैं जानता हूं कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लोग आए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि वो तो ट्रबल वाटर में आएंगे ही, घुसेंगे ही, उनके हैंडलर लगे भी होंगे, लेकिन वो तो अपना एजेंडा चला रहे हैं ना। क्या ये बच्चे उनसे ड्राइव हो रहे थे या ये उनसे गाइड हो रहे थे? वो तो अलग, दोनों अलग बातें हो गई ना जी। आप बात ही नहीं कर रहे। आप तो जब आप नहीं करेंगे तो फिर आप पे जो हमारे सामने हम आप डिस्कशन ही करेंगे, वो क्या कर सकते हैं बताइए? जी। तो आपने सर प्रबल जी को सुना, और बहुत ही महीन और बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन के साथ कि इस सरकार की आज वास्तविक स्थिति क्या है, और अगर हम गृह मंत्रालय के काम को देखें तो उसे क्या पॉजिटिव है और उसमें क्या नेगेटिव है। प्रबल जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया प्रबल जी, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू।